हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रवि वर्मा एंड मेरा नाम है प्रज्ञा साहू। और आज हम दोनों आपके सामने आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैसेज देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2025 एग्जामिनेशन जो 4 मई को होने वाला है, उसमें अब जस्ट 40 डेज बचा हुआ है और मैं आपको यहाँ पर आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, ताकि आपका जो नीट 2025 का एग्ज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सके, उसमें कट ऑफ क्लियर किया जा सके और उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सके। तो मैं प्रज्ञा मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और वो क्वेश्चन ये है कि लास्ट 40 डेज अभी बचे हुए हैं नीट 2025 के एग्जामिनेशन में, तो इस समय बच्चों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बच्चों का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अब इतने कम टाइम में ऐसा है कि जो साल भर आपने मेहनत की है, अब उसका इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप उसको रिवाइज करें, अच्छे से रिवीजन पे फोकस करें। अब इसके लिए बेटा ज़रूरी है कि आप वो चीज़ों को फोकस करें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हाई वेटेज है ना। अब उसके साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, PYQ सॉल्व करें। क्वेश्चन जितने लगाएंगे आप उतना कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा। एंड इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, उसको रिवाइज करते रहें। जब भी आपको टाइम मिले NCERT को लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस तो अल्टीमेटली NCERT से ही आने वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपकी नैया पार लगाएंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सही बात है। तो जैसा कि मैडम ने जवाब दिया कि जो 40 डेज़ का स्ट्रेटजी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इंपॉर्टेंट जो वेटेज टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। देखिए, इसके साथ मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा, और वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी आप पढ़ें ना तो स्मार्ट वे से पढ़ें। मतलब देखिए, होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है, मैं भी पढ़ता था जब मैं स्टूडेंट था, तो बुक खुला हुआ है और हम कहीं और सोच रहे हैं या मोबाइल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन है। तो इसमें होता क्या है ना कि आपका जो आउटपुट है, जो एजुकेशन में जो कहते हैं कि कंसंट्रेशन वर्ड, उस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। देखिए, 40 डेज तो बहुत ज़्यादा है आपको, मतलब टोटल अगर देखेंगे ना नीट के प्रिपरेशन में टोटल 82 चैप्टर्स है। उसमें कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स चैप्टर्स है, कुछ लो वेटेज चैप्टर्स है। मतलब टोटल अगर NCERT के हिसाब से देखा जाए, 11-12 को कंबाइन कर दिया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, तो टोटल 82 चैप्टर्स है। और इसका रिवीजन आपको 40 डेज में इजी वे में हो सकता है अलॉन्ग विथ योर टेस्ट सीरीज। मतलब टेस्ट सीरीज देते हुए, उसको इवेलुएट करते हुए आप आराम से ये जो 82 चैप्टर है उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। तो मैडम ने जैसे बताया कि हाई वेटेज टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए, मैडम ने बिल्कुल सही बोला कि हाई वेटेज टॉपिक पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपका समय जो है ये बहुत क्रूशियल है। हमारे गांव में एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, है ना। शुरुआत में भले ही अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, या जो पढ़ा हो ऐसा लग रहा है कि भूला सा लग रहा है, या फिर एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये एक कॉमन फिनोमिना है, ये सारे बच्चों में होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जो टॉपर्स है उनमें भी ये बातें रहती है कि लास्ट समय आते आते उनको डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि जो अभी तक मैं पढ़ा हूँ वो सारा भूल गया हूँ, या फिर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही होती है, हाँ, अब कुछ याद नहीं है, सब भूल गया हूँ या पढ़ा ही नहीं हूँ। ऐसा लगता है जब अपन चैप्टर उठा के देखते हैं तो मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। लेकिन आप यकीन करें, आप सारी चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है। ये बस एक मन की भावना है और कुछ नहीं है। तो अंत भला तो सब भला। अब ये 40 दिन को ना आप स्मार्ट तरीके से जिए, आप इस तरीके से इस समय को एक्सप्लेन कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाया जा सके। और बहुत सिंपल सा तरीका है, स्मार्ट स्टडी कीजिए, शॉर्ट नोट्स पे फोकस कीजिए, मैक्स टू मैक्स टेस्ट सीरीज दीजिए, उसके क्वेश्चंस को इवेल्युएट कीजिए और कूल डाउन रहिए। क्या मैडम? बिल्कुल कूल डाउन रहिए, कूल डाउन रहिए और नींद अच्छी लीजिए ताकि हाँ, आपके हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। हेल्थ अच्छा है तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। बिल्कुल। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं कम सोता हूँ, पढ़ता ज़्यादा हूँ, तो देखो उससे रिजल्ट नहीं आता है। आपको सोना तो पूरा पड़ेगा, चाहे वो कम से कम 6 आवर्स का एक साउंड स्लीप माना जाता है एडल्ट के लिए। मैं 6 to 7 आवर्स बेटर मानता हूँ। 7 घंटे का एक अच्छा स्लीप आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं ना तो उस केस में आपका ब्रेन उस तरीके से वर्क करेगा ही नहीं। और आप भी जानते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कॉन्सेप्ट तो जरूर मैच होता है, पर कभी भी डिजिट मैच नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नए नए कॉन्सेप्ट को मर्ज करके, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट को मर्ज करके नया कॉन्सेप्ट बनाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो एग्जामिनेशन का है या स्टडी का है वो आपका सही रहे, तभी जाके आप
पहली बार में भी क्वेश्चन देख के अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका ब्रेन थका हुआ है, आप थके हुए हैं, अच्छा साउंड स्लीप आपने नहीं लिया है, तो भले ही पूरे साल आपने बहुत मेहनत किया है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल का तो जवाब आपको मिल गया होगा। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। हाँ, दूसरा सवाल मैं मैडम से ही पूछूंगा। मैम से जो दूसरा सवाल जो बच्चे जनरली पूछ रहे हैं आज के डेट में, वो ये है कि एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम प्रेशर के कारण से ब्रेन ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट होने का मतलब काम करना बंद करता है, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या ये सब मैं पढ़ा ही नहीं, या सब कुछ भूल गया। तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? कि वैसे अभी तो 40 दिन बचा हुआ है, लेकिन मैं आज ही चाहता हूँ कि आप ये टिप्स मैम से ले कि किस तरीके से एग्जामिनेशन के समय जो ब्रेन ब्लैकआउट हो जाता है उसको हैंडल किया जाए। ये कि आप जैसे कि सर ने बोला कि एग्ज़ाम अभी पूरी तैयारी तक में आप कूल डाउन रहें, आराम से जितने भी आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने तैयारी पे भरोसा रखें और जितना अपना हो सकता है अपना बेस्ट दीजिए। हाँ, देखिए कहने का मतलब ये है कि जो होने वाला है वही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, टेंशन लेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, कम देर सो के ज़्यादा थिंकिंग करेंगे, तो इससे आपका रिजल्ट और आप ये कोशिश ना करें कि ये नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर डोमिनेट करें। नेगेटिव थॉट्स को आने ही मत दो, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो, तो आपका माइंड पॉजिटिवली वर्क करेगा एंड आप एग्जाम के वो 3 घंटे में अपना बेस्ट दे पाएंगे। सही बात है। अगर नेगेटिव सोचे तो फिर वहाँ पर आप ज़रूर गलत करोगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखें, सही बात है। तो ये ब्रेन ब्लैकआउट जो हो जाता है एग्जामिनेशन में, उसको कैसे हैंडल करें, इसका जवाब बताइए। वही चीज़ें हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप उस चीज़ को रोज़ फेस कर रहे हैं, जैसे कि आप टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से घबराहट होगी ही नहीं बेटा। आप वो 3 घंटे में आपके दिमाग को प्रैक्टिस रहेगी कि आप उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। एंड आप क्या राय रखते हैं सर इसमें? देखिए मेरा तो ये मानना है ना कि आपको ये बात मान के चलना होगा कि एग्जामिनेशन का प्रेशर तो अपने ऊपर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जैसे होता क्या है, जैसे आप एग्जामिनेशन देने बैठे हैं, तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपसे नहीं बना, दूसरा अटेम्प्ट किया, आप नहीं बना, तीसरा अटेम्प्ट किया, नहीं बना, उसके बाद इंसान का जो है पेशेंस लेवल या फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाता है और ब्रेन एकदम ब्लैकआउट करने लगता है। पर ये नॉर्मल फिनोमिना है, मतलब ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आपको 180 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि प्रेशर हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एग्जामिनेशन के पहले उसी तरह का सीन क्रिएट हो, मतलब उस एग्जामिनेशन के पहले नीट जैसा माहौल क्रिएट करके आप फुल सिलेबस या फुल लेंथ टेस्ट दें। कम से कम 10 तो देना ही चाहिए, है ना। जैसे अप्रैल आपका पूरा बचा हुआ है, तो हर तीसरे दिन आप एक एग्जामिनेशन दें, फुल सिलेबस 10-12 एग्जामिनेशन फुल सिलेबस जरूर दें। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो हमारा जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर कॉल कर लीजिएगा, हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप चाहे तो अपने घर पे मंगा के उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आपको अपने आप को समझना होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर आप पहले ही समझ जाएंगे कि एग्जामिनेशन समय में ऐसा सिचुएशन होता है और मुझे कैसे एक्ट करना है, सबसे पहला एक्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जनरली अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैंने नीट वाले 99% बच्चों को देखा है जिसने सभी ने बोला कि मेरा बायोलॉजी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, बोटनी, जूलॉजी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आपका केमिस्ट्री हो, किसी का फिजिक्स हो, आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक से स्टार्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका लगातार 8-10 क्वेश्चन बन गए तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास आता है, उससे जो नहीं बनने वाले क्वेश्चन हैं या जो आपका वीकर चैप्टर है या वीकर आपका सब्जेक्ट है, उससे भी क्वेश्चंस बनने लगते हैं और ये ब्लैकआउट वाला सीन ही नहीं होता है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आप अपने आप को काम डाउन रखिएगा एग्जामिनेशन के समय। जनरली क्या होता है, मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि सर आज एग्जामिनेशन है तो पेन खोज रहे हैं, तो ये खोज रहे हैं, तो वो खोज रहे हैं, तो वो ये कर रहे हैं, मतलब अपने ब्रेन पे उसका कंट्रोल है ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो इससे कहते हैं ना कि शांत मन बड़ी से बड़ी समस्याओं, बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर जाता है। तो शांत दिमाग को रखिए, मतलब आप फोकस करिए, मेरे सामने जो क्वेश्चन आएगा मैं उस पर अपना बेस्ट दूंगा, चाहे वो मेरे को क्वेश्चन बने या ना बने। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पेपर जो आता है एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं मॉडरेट लेवल का। मैं तो आपको एक बता रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि इस बार भी जैसे नीट 2024 का देखा जाए तो उस समय थोड़ा सा पेपर जो है ईजी आया था, मतलब या ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इस बार भी आपको मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, ईजी टू मॉडरेट मत बोलिए, मतलब 19-20 मानिए, थोड़ा सा अंतर रहेगा, मॉडरेट लेवल का रहेगा, क्योंकि जे मीन्स में मॉडरेट लेवल का हो सकता है पेपर एकदम टफ हो तो सबके लिए टफ है,
तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि दूसरे से भी नहीं बन रहा होगा। तो ये एक पॉजिटिविटी आपके अंदर होना चाहिए। फिर भी अगर आपको ब्लैकआउट हो जाता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप टेंशन में आ गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा कि ऐसा एक पानी का बोतल, खैर पता नहीं वहाँ पे ले जाना अलाउ है कि नहीं है, पर अलाउ रहता है ना पानी, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ऐसा एक पानी का बोतल रखिए, अपने आप को 2 मिनट शांत करिए, भले 2 मिनट में आपका कुछ समय नुकसान जरूर है, पानी पीजिए और उसके बाद फिर से नए शुरुआत से आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए। मतलब ये आपको करना होगा, नहीं तो आप उसी भी उधेड़-बुन में रहेंगे तो फिर आपका और समय खराब होगा और क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा पेपर ही खराब चला जाए। और इसके अलावा सर जितने बच्चे नीट के एस्पिरेंट्स हैं, आप बेटा लास्ट डे तक भी अच्छी तैयारी रख रहे हैं, फिर भी अब देखो होता क्या, लास्ट टाइम पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए, कुछ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं सेंटर पे, या कई लोग के सेंटर्स थोड़े दूर रहते हैं, अब तो हालांकि पास होने लगा है, फिर भी अपने सेंटर्स को पहले एक बार देख लो, है ना, थोड़ा समय से पहले पहुंच जाओ ताकि आपको कूल डाउन होने का टाइम मिल पाए। अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए आप परेशान नहीं होंगे, पहले से उनको अरेंज करके रख लो। मतलब लास्ट मिनट वाली जो हैसल होती है ना कि प्रॉब्लम आ गए, फिर वहाँ पर उसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, उसको एक सप्ताह वो वाला सीन ही ना हो। हाँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि पिछली बार जो एग्जामिनेशन था 3 घंटा 20 मिनट का था, तो इस बार का पेपर आपको सिर्फ 3 घंटे का है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछली बार का पेपर 200 क्वेश्चंस का था जिसमें 180 अटेम्प्ट करना था, इस बार सिर्फ 180 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके बदले आपको ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, एवरी क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। दूसरा ये है। तीसरा जो है, मतलब 2 बजे से एग्जामिनेशन होता है, इस बार भी 2 बजे से एग्जामिनेशन हो रहा है। संडे को एग्ज़ाम होता है, इस बार भी संडे को एग्ज़ाम हो रहा है 4 मई को। और जब भी 2 बजे से एग्जामिनेशन होता है जनरली वहाँ पे 11:30 तक रीच करना होता है, हालांकि वो 12 बजे तक एंट्री अलाउ करते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि 11:30 तक अपन सेंटर पहुँच जाए। जो सेंटर आपका है, अगर आपका पहले से देखा नहीं है तो एक दिन पहले, अगर मान लीजिए दूसरी सिटी में है तो एक दिन पहले कम से कम जाके उस एग्जामिनेशन सेंटर को देख लीजिए, या तो आप स्वयं जाइए या आपके कोई भी गार्जियन हो या फिर आपके कोई रिलेटिव हो, आप उनको भेज के कम से कम एग्जामिनेशन का लोकेशन देख लिया कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो काफ़ी भीड़ भाड़ एरिया में है, और कई शहरों में तो जो जाम लगता है वो 2-2 3-3 घंटे के लग जाता है। तो उस हिसाब से आपको ये सब चीज़ें दिमाग में सोच के मैनेज करना होगा। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना कि एग्जामिनेशन हॉल में जो ब्लैकआउट होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन देख के नहीं होता है। वो ब्लैकआउट आप अगर मान लो लेट से पहुँचे या कोई ऐसा सिचुएशन हो गया एक रात पहले जिसमें आपको मतलब थोड़ा टेंशन हो गया, जैसे मान लीजिए कि अपन हैं किसी दोस्त से झगड़ा हो गया या घर में ही छोटे भाई बहन से झगड़ा हो गया, तो आपको एक बात मानना होगा कि अगर 4 मई को एग्जामिनेशन है तो आपको कूल, काम और शांत, बल्कि न्यूट्रल 3 मई से ही हो जाना है। 3 मई से ही पढ़ना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 मई को रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ रहा है तो ब्रेन थका रहेगा, क्योंकि आपने ब्रेन को पूरे साल रात में सोने का समय दिया है, और एक दिन आप उसको बोलते हैं कि तुम दिन में सो के एडजस्ट कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो क्लॉक के हिसाब से चलता है सर। ये हेल्थ पे भी असर कर सकता है कि नहीं, एक दिन की हेल्थ में क्या असर होगा, लेकिन मेन ये है कि आप जैसे कि रात भर जाग गए, कई बच्चों को सुबह फिर दिन वॉमिट होने लगती है, तो ये भी डिस्टर्ब करता है, ये आदत नहीं होती। तो ब्लैकआउट से अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो रूटीन है, आप एक सप्ताह पहले से ही रूटीन मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपका रूटीन है, जैसे 10-11 बजे सो गए, सुबह 5-6 बजे उठ गए, ठीक है, बीच बीच में साउंड स्लीप ले रहे हैं, हेवी डाइट नहीं खा रहे हैं, पानी प्रॉपर पी रहे हैं, हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, कोई भी बाहर का जो नॉन हाइजीनिक चीज़ है उसको नहीं खा रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से थोड़ा बच रहे हैं क्या, और शॉर्ट नोट्स तो जरूर बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स आप देखिएगा ना, देखिए होता क्या है, मान लीजिए टोटल 82 चैप्टर है, तो 82 चैप्टर अगर मैं बोलूँ कि एक दिन में आप उसको रिवीजन कर लो तो संभव नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन 82 चैप्टर के अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं या फिर आपको ये टॉपिक्स नोट्स है तो आप उसको आराम से एक दिन में कर सकते हैं, है ना। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में जैसे मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर फॉर्मूला भी आपको ध्यान है तो कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हो ही जाता है। तो ब्लैकआउट से बचना है तो सबसे पहले टाइम से पहुँचिए सेंटर, सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से प्रिपेयर करिए, 1 वीक पहले से आप रूटीन मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। जब भी कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मतलब जो एग्जामिनेशन में वो सेक्शन से स्टार्ट कीजिए जो आपका ईजी हो, मतलब आपको ईजी पड़ता है। देखो हाथ की 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती है, तो हर इंसान का जो इजी सब्जेक्ट है वो एक नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। किसी का बोटनी इजी है,
किसी को जूलॉजी इजी लगता है, किसी को फिजिक्स इजी लगता है, हालांकि फिजिक्स तो किसी को इजी नहीं लगता है ना। कुछ बायो वालों को फिजिक्स भी अच्छा लगता है, केमिस्ट्री से देखिए, अच्छा लगना और इजी लगना ये दो अलग अलग चीज़ है। मैं इजी लगना पूछा, है ना। तो जो आपको इजी लगता है ना, उस सेक्शन से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि जो टफ सेक्शन है उसको आप छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर इजी सेक्शन से स्टार्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक नेचुरल कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा आप अपने आप को जब ब्लैकआउट हो तो उसके लिए भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि उस टाइप का एग्जामिनेशन जो 10-12 मैंने आपको बताया फुल सिलेबस टेस्ट, आप नीट 2025 के पहले मतलब अप्रैल में कम से कम 10 से 12 फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दीजिए उसी माहौल में। ऐसा नहीं कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बगल में मोबाइल चला रहे हैं, फिर उधर आप दोस्त से बात कर ले रहे हैं और 3 घंटे का एग्जामिनेशन आधा घंटा करके 6 बार में दे रहे हैं ब्रेक ले लेके। हाँ, तो ये आप उस सीन को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर 3 घंटे की सिटिंग आप लें, अपना शांत एनवायरनमेंट रख के, जैसा एग्जाम में होता है वैसे ही अपने आसपास माहौल बना करके आप उस एग्जाम को दें, तब आपके माइंड को उस चीज़ की प्रैक्टिस हो। बिल्कुल, मतलब अगर आप घर पे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मम्मी को बोल दिए कि मम्मी ये पेपर मेरे को 2 बजे ला के देना यहाँ पे सामने, ठीक है। और उसमें फिर आप 2 बजा, है ना, मम्मी बताई, फिर उसके बाद उसका सील निकाले, उसमें से आप ओएमआर शीट निकाले, फिर बबल्स फिल किए, बिल्कुल सेम सिचुएशन आप हैंडल कीजिए। उसके बाद जैसे 5 बजा, भले ही आपको अगला क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको बंद करके मम्मी को वापस कर दीजिए और मम्मी को बोलिए मम्मी चेक करके मेरे को 1 घंटे में रिजल्ट बताओ। तो ये एक प्रेशर आपके अंदर होना चाहिए। या फिर सबसे अच्छा तो तरीका है कि जो कोचिंग क्लासेस में जो टेस्ट सीरीज़ होता है, मैं अब मोमेंटम का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वो लोग बोलते हैं कि ये सर आप मार्केटिंग के लिए पॉडकास्ट बना रहे हो। मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेनली यहाँ पे आया हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो करते हैं जिसके कारण से उनका पूरा 1 साल ख़राब हो जाता है। तो आई होप ब्लैकआउट वाला जो सिचुएशन है उसको आप अच्छे से डील करेंगे, जो नीट एस्पिरेंट्स है 2025 के। इसके अलावा सर काफ़ी बच्चों को टाइम टेबल को लेकर के कंसर्न रहता है कि हमारा डेली रूटीन का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। टाइम टेबल है ना, ठीक है। देखिए, टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए ये तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आप मेरे को बोलोगे कि सर आप यूएसए जैसा खाना खाओ या फिर आप चाइना जैसा खाना खाओ, कीड़ा मकोड़ा, तो मैं तो नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना आदत होता है। तो टाइम टेबल तो आपका अपना अपना हो सकता है, लेकिन उसमें 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला बात जो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ बच्चे रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, जैसे 10 से लेके 12 बजे हो गया। कुछ बच्चे सुबह में अच्छा पढ़ते हैं, 5 से लेके 7 बजे तक हो गया। लेकिन ये नहीं, रात में पढ़ने का मतलब ये है कि आप सुबह के 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह के 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो ये आपको अच्छा पढ़ाई का सिग्नल नहीं है। क्योंकि 12 से लेके 6 बजे तक तो सोना ही चाहिए। ये तो 100% मान के चलिए कि उस समय आपका जो सोने का हैबिट है वो ज़रूर होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिसको बच्चे लाइटली लेते हैं, इग्नोर करते हैं, पर वो चीज़ें आपका मार्क्स में 50% तक इंक्रीमेंट कर सकता है। जैसे आप मान लो अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, 300 मार्क्स आ रहा है, 400 मार्क्स आ रहा है, और आपको 600-650 मार्क्स लाना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो 600 पर्याप्त है, अगर छत्तीसगढ़ से बाहर है तो 630-640 आपको लाना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पे अगर आप ध्यान दोगे ना, जिस चीज़ को आप इग्नोर कर देते हैं, तो आपका मार्क्स वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही तो चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट इम्प्रूव करें। हाँ, तो टाइम टेबल के बारे में मैंने बोला, तो साउंड स्लीप पहला, आप शाम को पढ़े, रात को पढ़े या सुबह में पढ़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा जो है कि जो आप सीटिंग करते हैं उसके बीच में गैप्स रखिए। ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बैठा हुआ है, और वो सिर्फ बैठा हुआ है, लिटरली आप यकीन करें, वो सिर्फ बैठते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और पढ़ते भी क्या है, ये बुक है बस उसको खोल दिए और हाँ 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 ना, ऐसा होता है। तो ये तो पढ़ने का सही तरीका नहीं है ना। मतलब आपको पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ने का मतलब है कोई चीज़ सीखना, है ना। यहाँ से कोई चीज़ आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, अपने ब्रेन में ले जा रहे हो, नए थ्योरीज देख रहे हो, नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका जो है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका जो हम लोग बोलते हैं एक दूसरे को, हाँ, एक्टिव रिकॉल है ना। और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं, हाँ, तो अपने खुद के लिए गोल्स डिसाइड करें कि मेरे को 1 घंटे में इतना चीज़ को कवर कर लेना, इतनी चीज़ को पढ़ना ही है। अगर आप टाइम डिसाइड कर करके चलेंगे तो वो अल्टीमेटली आपका टाइम टेबल बन ही जाएगा और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। और अगर प्रॉपर आप टाइम टेबल बना करके सोचेंगे कि मैं इसी टाइम टेबल को फॉलो करूंगा, तो बेटा 3 से 4 दिन के अलावा आगे वो फॉलो नहीं होने वाला, वो कभी नहीं होता है।
है ना। और अब तो वो समय भी नहीं कि आप टाइम टेबल बनाएं। अब मैं तो मना करूंगा टाइम टेबल मत बनाओ, वो तो एक टेंशन ही क्रिएट करेगा, मतलब अच्छा के बदले वो खराबी हो जाएगा। छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करें एंड उसको आप कवर अप करें। फिर नीट का एग्जाम हो जाएगा तब आप टाइम टेबल बनाइएगा, उस समय तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मत बनाइए। तो मैं आपको बता रहा था ना कि रिवीजन कैसे करें ताकि सब कुछ याद रहे। तो आप एक्टिव रिकॉल थ्योरी होता है, आप उसके बारे में बुक्स भी पढ़े होंगे, मैं बुक्स पढ़ा था उसके बारे में। तो उसमें ये ऐसा बोलता है कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे सपोज करो मैं आपको एक चैप्टर बता रहा हूँ, एक चैप्टर का नाम लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ये आपको क्लास 12th का पहला चैप्टर है, आपने पूरे चैप्टर पढ़ा। अब आपको क्या करना है, अपने आप से सवाल पूछना है कि मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक्स है जैसे मैंने पढ़ा। जैसे शुरुआत देखा जाए तो शुरुआत में आपने देखा होगा कि चार्जेस के बारे में आपको बताया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द चार्जेस, कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, पर साइन अलग अलग होते हैं मिनिमम, है ना। इसके अलावा सेम चार्जेस को पास पास रखते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करता है। चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होता है, क्वांटाइज्ड होता है चार्ज, ये इंट्रोडक्शन में है। उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, डाइपोल पढ़ेंगे। तो ये डाइपोल होता क्या है, तो ये अपने आप से जब आप सवाल करेंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रिकॉल थ्योरी। जैसे मान लो मैं केवल फिजिक्स की नहीं बात करूँ, आप कोई भी बायोलॉजी का एक चैप्टर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, अब आप अपने आप से पूछिए 15 मिनट कि मैंने उसमें क्या पढ़ा। ये नहीं कि देख देख के पूछ रहे, नहीं, आप उससे एक बार पूछिए, और उस समय जब आप जो चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे ना, वो आपके ब्रेन में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब ये बात करिए, याद रखिएगा। एक्टिव रिकॉल थ्योरी बहुत कारगर होता है, मतलब मैंने इस थ्योरी को देखा है। बड़े बड़े जो बच्चे जो टॉपर होते हैं, जैसे आईएएस का जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया, 5 आया, 7 आया, ये सब बच्चे भी, मतलब ये सब बच्चे भी, या जो नीट के टॉपर हैं, जेईई के टॉपर, ये भी इस थ्योरी पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। पहला तो ये हो गया, मैम ने जो टाइम टेबल बताया था उसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कभी भी लंबा स्टडी मत कीजिए, मतलब 3-3 घंटे का स्लॉट्स बनाइए। एक बार 3 घंटे आपने पढ़ लिया तो कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा आप रेस्ट लीजिए। रेस्ट आप कैसे ले सकते हैं, रेस्ट लेने का तो मैं तो सबसे अच्छा तरीका मानता हूँ, वो मानता हूँ स्मॉल स्लीप। ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब अगर आप 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर आप सो लेते हैं तो आप यकीन करें कि आप बिल्कुल फ्रेश हो गए, मतलब बिल्कुल रिफ्रेश हो गए। फ्रेश तो पहले से है, रिफ्रेश हो गए। इसके अलावा आप शाम में 15-20 मिनट वॉक करने जा सकते हैं। वॉकिंग से भी आपको काफ़ी डाइजेशन बना रहेगा, हेडेक नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, एक ही समय एक ही कमरे में बैठे हुए, इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, है ना। थोड़ा सा आप चाहें तो शाम को 10-15 मिनट आधा घंटा वॉक कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो आपको और एक्टिव करेगा। इसके अलावा सर बच्चों को थोड़ा और भी डाउट आ रहा है कि क्या जो भी बच्चा थोड़ा सा वीक है, जिसके थोड़े मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं अभी फिलहाल, तो उससे नीट क्रैक हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। मतलब सड़क पे अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको भगवान मानते हैं तो उसी के पास आपके सारे प्रॉब्लम्स का जवाब मिल जाएगा, है ना। और अगर आप उसको एक नॉर्मल पत्थर मानते हैं तो उठा के फेंक दीजिए, है ना। अदरवाइज उसको रख के पूजा कीजिए। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपने आप को कैसा मानते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये मानते हैं कि हाँ मैं एवरेज जरूर हूँ, और वैसे भी नीट जो है एवरेज बच्चे ही निकालते हैं, क्योंकि टॉपर्स तो ये, मतलब इसमें क्या होता है कि नीट का डिमांड ही अलग है। नीट में क्या डिमांड होता है, नीट में आपको मेहनती लोग, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो होता क्या है कि टॉपर आपको सवाल का जवाब दे सकते हैं, टफ सवाल का जवाब दे सकते हैं, पर इजी सवाल अगर आप ज़्यादा पूछेंगे ना तो वो शायद उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो नीट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, और नीट का जो मैक्सिमम सिलेक्शन होता है वो एवरेज स्टूडेंट का ही होता है। तो अगर आप एवरेज है ना, तो ये मान के चलिए कि आप नीट के लिए ही बने हैं, और आप फिर तैयारी शुरू करिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक कहावत आपने सुना होगा कि आप भले ही स्लो हैं पर स्टडी रहिए। स्टडी मतलब लगातार, ये नहीं कि आज आप 10 घंटा पढ़े और कल 10 दिन कुछ भी नहीं पढ़े, या 10 दिन 1-1 घंटा पढ़े, वो भी गलत है। आप हर दिन एक टाइम टेबल बनाइए कि मेरे को 8 घंटा से 10 घंटा का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अभी मैं 8 से 10 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए ना आपको कोचिंग जाना है, ना आपको स्कूल जाना है। अभी बोर्ड का भी एग्ज़ाम 26 तारीख को हो जाएगा, तो आपके पास पूरा समय है 24 घंटा। 24 घंटा में आप 6 घंटा सोना,
1-2 घंटा रिफ्रेश होना, 1-2 घंटा लंच। अच्छा, लंच और ब्रेकफास्ट के बारे में बताया भी नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खाना को इग्नोर करते हैं। मैंने हॉस्टल में भी देखा है, मोमेंटम गोटा क्लासेस का हॉस्टल खुद का भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है हमारे यहाँ, बॉयज़ हॉस्टल भी है, ड्रॉपर बैच की भी क्लासेस चलती है। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि जो खाना आता है वो बच्चे यूज़ नहीं करते, मतलब खाते नहीं हैं कि आज मन नहीं कर रहा है। देखो, एक बात आप हमेशा याद रखना, आपको रूटीन वे में चलना है। आपको क्या चाहिए? आपको 1 साल में तैयारी करके आपको MBBS क्रैक करना है गवर्नमेंट का, या तो फिर आपको फिर बार बार प्रयास करना है, बार बार ड्रॉप लेना है? तो अगर आप 1 साल वाला कॉन्सेप्ट अपनाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको सिंपल सा एक बात यही बोलूँगा कि आपको खाना पे भी विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि बहुत हेवी खाना नहीं खाना है, क्योंकि हेवी खाना खाने से आलस आता है, पहली बात। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना है या बाहर का अनहाइजीनिक खाना खाते हैं जो अक्सर ठेले में मिलता है, नाम मैं नहीं लूँगा, तो उससे क्या होता है, 1-2 टाइम के लिए ठीक है, लेकिन बहुत अगर लंबे समय तक आप खाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ओबेसिटी आती है, जो अगेन आपको आलस का कारण बनता है, या दिमाग सुस्त होता है, हेल्थ में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए अगर आपका तबीयत ही ख़राब हुआ, 3 दिन तक आप पढ़ नहीं पा रहे, तो बात बराबर ही हो गया। तो खाना जो है हमेशा हाइजीनिक खाइए, लाइट फूड खाइए, एक रेगुलर इंटरवल पे खाइए। जैसे सुबह में ब्रेकफास्ट लिए, दोपहर में आप लंच लीजिए, इवनिंग में फिर एक स्मॉल ब्रेकफास्ट लीजिए, और फिर नाइट में आप डिनर लीजिए। ये आपका होना चाहिए रूटीन में। अक्सर लगता है कि खाने का पढ़ाई से क्या लेना देना। देखो, खाने का तो शरीर से लेना देना है ना, क्योंकि अगर आप सही से खाना खाएंगे तो आपका ब्रेन सही से वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, और पढ़ाई तो दिमाग से ही होता है ना। तो अल्टीमेटली अपने हेल्थ को सही रखना है ताकि आपका माइंड सही से रहे, एंड आपका एग्ज़ाम वहाँ तक तो आपको सही ही रहना बेटा। ठीक है सर, अब ये जो अब बच्चों की बात हुई है तो थोड़ा उनको कट ऑफ का भी है कि कितने मार्क्स लाएंगे तब जहाँ तक हम सेफ रहें। सही बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर अपन गवर्नमेंट, देखिए 2 तरह के कॉलेजेस होते हैं, सभी को पता है। एक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, चूँकि हमारा चैनल है उसमें मैं 1300 से भी ज़्यादा वीडियो डाला हूँ और उसमें काउंसलिंग की ही मैं बातें करता हूँ। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो बजट का बात होता है। बजट का बात मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आपका 200 मार्क्स है, 170 मार्क्स है, मतलब जस्ट आप क्वालिफाई कर गए हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके फीस बहुत ज़्यादा होते हैं। फीस आपको 50 लाख से लेके 1-1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया 4 साल के कोर्स का हो सकता है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, या किस स्टेट में वो कॉलेज सिचुएटेड है इस पर डिपेंड करता है। तो प्राइवेट का तो कट ऑफ डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्राइवेट तो जस्ट आप क्वालिफाई कर गए तो ही हो जाएगा। मतलब 720 में आपका 170, 175 अगर UR, EWS, OBC कैटेगरी से हैं, तो अगर SC/ST कैटेगरी में है तो 120, 135, 140 इसी मार्क्स में आपका हो जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर मिडिल क्लास फैमिली आपको वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि दे आर वेरी कॉस्टली। मतलब आप महीने का मान लो कि 1.5 लाख 2 लाख रुपये आपको फीस देना है। यहाँ पर तो एक फैमिली का इनकम आपको 40,000, 35,000, 40,000 रुपया पर मंथ होता है। वो कैसे 2 लाख 2.5 लाख रुपया आपको मंथली कॉस्ट वाला स्टडी करा सकते हैं? तो अल्टीमेटली हमको कहीं ना कहीं कट ऑफ का मतलब है, मतलब हमको गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में ही डिस्कशन करना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आपको 2 तरह के होते हैं। जैसे एक आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स वगैरह हो गया, इसका तो बहुत हाई कट ऑफ जाता है। ये लगभग आपको 670 प्लस में ही जाता है। ठीक है, अगर एम्स दिल्ली का देखिएगा तो पिछली बार तो 710 मार्क्स में भी बच्चों को नहीं मिला है। तो एम्स में जाना तो एक पैशन ही है, मतलब वो तो समझ जा सकते हैं कि वो तो अलग ही सीन है, उसको छोड़ दीजिए अपन। अगर अपन नॉर्मल सा मेडिकल कॉलेज जो स्टेट फंडेड होता है, जो स्टेट के द्वारा रन होता है, या जिस स्टेट में आप रेसिडेंस कर रहे हैं उसकी बात किया जाए, तो अगर छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश छोड़ दिया जाए तो जनरली आपको पिछली बार कट ऑफ 640 से लेके 650 गया था मिनिमम कट ऑफ। और ये मैं बात कर रहा हूँ UR, EWS और OBC का। SC/ST का मतलब आप इसमें से 50 मार्क्स घटाएंगे SC के लिए और फिर 50 मार्क्स घटाएंगे ST कैटेगरी के लिए, यही कट ऑफ रहता है। तो बाहर के जो बच्चे हैं, पिछली बार 640, 650 गया था, लेकिन चूंकि इस बार सेक्शन भी हटा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन हट गए हैं। यानी ये सबके साथ है। इसका मतलब या तो आपको क्वेश्चन बनेगा या तो मार्क्स कम होगा। तो इस केस में थोड़ा मार्क्स गिरेगा, कट ऑफ गिरेगा। तो मेरा ये मानना है कि इस बार कट ऑफ जो है पिछली बार की ट्रेंड से 30 मार्क्स कम होगा। यानी जिस स्टेट में 650 गया था उस स्टेट में आपको 620-30 में भी आपको इजी वे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स का कट ऑफ डाउन रहता है। अगर शॉर्टकट भाषा में बताऊँ
तो इस बार 630 मार्क्स से ज़्यादा आप लाए हो, आप किसी भी स्टेट में हो, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट इजी वे में मिल जाएगा। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात किया जाए। एससी की बात करें तो 630 में से 50 और घटा दीजिए। एसटी की बात करें तो 630 में से 100 मार्क्स घटा दीजिए। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, उससे कम भी जा सकता है, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर सीजी की बात किया जाए तो पिछली बार आप जैसा कि जानते हैं कि 595, 594 ये आपको यूआर का गया था, 592 आपको ओबीसी का गया था, ईडब्ल्यूएस का लगभग 550 के आसपास गया था। मतलब ईडब्ल्यूएस का कटअप जो होता है छत्तीसगढ़ में ड्रास्टिकली कम होता है, बहुत कम होता है। और छत्तीसगढ़ का कटअप जो होता है अदर स्टेट सेंट्रल से देखिएगा, जिसको हम लोग एमसीसी काउंसिलिंग बोलते हैं, उससे 50 मार्क्स कम होता है। यानी अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ में अगर आपका 570 के आसपास मार्क्स आ रहा है, 570 में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 65 प्लस बोलता हूँ, 565 प्लस मार्क्स आ रहा है, चाहे आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपका ईजी वे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिल जाएगा कन्फर्म। अगर आप मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका 525 से ऊपर मार्क्स है तो आपको इजी वे में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो अगेन आपका 430, 440 से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको इजी वे में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एसटी कैटेगरी का 32% रिजर्वेशन है, ये बात आपको याद रखना होगा। सेंट्रल में देखिएगा तो सिर्फ 7.5% है, छत्तीसगढ़ में 32%। आबादी के हिसाब से होता है, बट नेचुरल सी बात है, यहाँ पे कैटेगरी के ज़्यादा लोग हैं तो 32% रिजर्वेशन है और इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो एसटी कैटेगरी में तो आपको इजी वे में 330, 340, 330 मार्क्स में भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बहुत आसान है। और इनफैक्ट आपको भूपेश बघेल सरकार जब थी, लास्ट गवर्नमेंट हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जब थी, तो उन्होंने एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल एसटी कैटेगरी। जैसे 32% आपने देखा ना, तो 30% एसटी है, 2% स्पेशल एसटी कैटेगरी है। लेकिन यह कैटेगरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए, सेकेंड राउंड में स्पेशल एसटी कैटेगरी को हटा दिया जाता है। तो अगर आप स्पेशल एसटी कैटेगरी से हैं, अब ये कैसे पता चलेगा मैं स्पेशल एसटी कैटेगरी से हूँ या नहीं हूँ, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है, ये आपको रायपुर में है, अगर आप चाहें तो नेट पे सर्च करेंगे। उनके पास जब आप जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपकी जो जाति है वो एसटी में आती है कि स्पेशल एसटी में आती है। और अगर आप स्पेशल एसटी कैटेगरी में हैं तो स्पेशल एसटी कैटेगरी में 24 सीट था लास्ट ईयर और सिर्फ 2 सीट भरा था, मतलब कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। 22 सीट तो खाली हो गया, उसको बाद में एसटी कैटेगरी, या फिर आप कटअप बोलोगे तो जस्ट क्वालिफाई 125-30 मार्क्स अगर आपका है, स्पेशल एसटी कैटेगरी से हैं, तो छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप मोस्ट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसको हम लोग बोलते हैं पीटीजीएनएम। अगर पीटीजीएनएम आपको नहीं नाम याद आ रहा है तो आप ये बोलिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर, जो आपको हार्ट प्लेस ऑफ रायपुर में सिचुएटेड है, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस है। और पेशेंट फ्लो तो आप ऐसा समझिए कि मत पूछिए, पूरा छत्तीसगढ़ के जितने भी पेशेंट होते हैं सब वहीं पे मिलेंगे आपको। तो पेशेंट फ्लो का तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर उसमें पढ़ना है तो आपको जस्ट क्वालिफाई होना है स्पेशल एसटी कैटेगरी में। तो ये तो मैंने डिटेल में कटअप बच्चों को बताया। इसके अलावा सर कि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा चीज़ है एनटीए के रिगार्डिंग आपके नीट के लिए, तो क्या एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से नीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा? देखिए ये हमेशा से मतलब एक बच्चों में डाउट का सवाल रहता है। इतना तो ज़रूर है कि पिछले 4 सालों में बच्चों ने ये बात मान लिया है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मुझे एनसीईआरटी पर्याप्त है। फिजिक्स में भी क्वेश्चंस कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते, एनसीईआरटी के टॉपिक से बाहर नहीं आते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिजिक्स हो गया या मैथ्स हो गया, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए आपको एक ही टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत होती है। मैम ने एक पूछा था कि एनसीईआरटी पर्याप्त है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि जिस स्टेज पे हम हैं, 82 चैप्टर्स का मैंने आपको जिक्र किया था, अगर आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया होगा जिसमें 82 चैप्टर्स का डिटेल दिया है। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा सर लोगों को कि इस वीडियो में आप कहीं उस सिलेबस को दिखा दीजिए कि 82 चैप्टर किस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा ना, अब आप उसमें नया ऐड मत कीजिए, पहला रूल मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्या है कि एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उसमें से नॉलेज निकाल पा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं या बहुत सारे ऐसे मटेरियल हमारे पास भी अवेलेबल है, उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में एनसीईआरटी बुक दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में इससे एनसीईआरटी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर फिर बगल से देखेंगे। तो एनसीईआरटी तो सिर्फ सफिशिएंट है, नो डाउट, पर लेकिन इसके पढ़ने का तरीका जो होना चाहिए ना, वो आपको क्वेश्चन बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ने से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गेन हाँ, हो सकता मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि किस लाइन से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इसके लिए आपको क्वेश्चन देखने का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी से, तो उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी को रीड करें। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, हाँ ये मान के चलिए। एक इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा उसका फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे नहीं भी आता है, जब से एनटी एग्जाम ले रही है तब से नहीं पूछ रही है, ठीक है। पहले जो एग्जाम्स होते थे वो अलग अलग एजेंसियां कराती थी, उस समय तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता था। बायो के लिए तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी ही पढ़ें, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी, बस फिजिक्स में प्रैक्टिस करना, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो हम लोगों ने पैटर्न के बारे में भी बताया कि जो नीट 2025 का एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको 4 मई को होगा, पेन पेपर मोड में होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा, और सबसे बड़ी बात कि 180 क्वेश्चंस के होंगे, ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। जैसा कि आप जानते हैं इस बार ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चन बॉटनी, 45 क्वेश्चन जूलॉजी। टाइम भी रिड्यूस कर दिया, टाइम 3 घंटे का, हर एक सही पे आपको +4, हर एक गलत पे -1। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आप चाहते हैं तो यूआर और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे कम से कम कोशिश करेंगे कि 565 या 570 ऊपर रखो आप। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 525 प्लस आ रहा है तो भी हो जाएगा। एससी वाले बच्चे आपका 430 प्लस आ रहा है, 440 प्लस आ रहा है तो हो जाएगा। एसटी वाले बच्चे 330 प्लस आ रहा है तो आपका हो जाएगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं दूसरे स्टेट से हैं, किसी भी स्टेट से, या फिर आप सेंट्रल काउंसिलिंग की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यूआर में कम से कम 630 मार्क्स, ओबीसी में कम से कम 630 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में कम से कम 630 मार्क्स, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो सेंट्रल लेवल पे देखेंगे ना तो लगभग 10% की आबादी है ही। छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम इसलिए कट ऑफ डाउन जाता है। और एससी में आप 50 मार्क्स और घटा दीजिए, एसटी में आप 100 मार्क्स घटा दीजिए। ये मैं एक लमसम बता रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग कहानियाँ हैं, ठीक है। टोटल और कितने नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है मैंने अपने चैनल में बताया भी है। आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम लायक आपकी बातें उसमें दी जाती है। आप अभी नीट का एग्जामिनेशन देंगे, है ना, नीट का एग्जामिनेशन देने के बाद आपका मार्क्स आ जाएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग करना होगा। और मैं ये अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि ये मंच है और ये मंच में मैं बच्चों को चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे किया जाए, तो आप हमेशा से एक बात ध्यान रखना कि नीट की प्रिपरेशन से ज़्यादा टफ नीट की काउंसलिंग होती है, ठीक है। और अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी जो उनका ड्रीम कॉलेज है या जो जिस कॉलेज में वो जा सकते हैं उसमें वो नहीं जा पाते ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ काउंसलिंग नॉलेज। तो कभी भी काउंसलिंग आप एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही कराइएगा। मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ, हर साल मैं लगभग 1000 प्लस बच्चों का काउंसलिंग करता हूँ। और मेरी काउंसलिंग इतनी यूनिक होती है, उसमें क्या होता है कि मैं सारे प्रोसेस स्वयं करता हूँ। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा, आप चाहें तो अगर पेड काउंसलिंग के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मैं भी बोल देता हूँ। अब मैं सर लोग को भी बोलूँगा कि स्क्रीन पर नीचे जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको प्ले कर दीजिए ताकि बच्चे उसको नोट डाउन कर सके। 9893988509। पेड काउंसलिंग से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी और आप खुद देखेंगे कि कितनी अच्छी सर्विस आपको दी जा रही है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैम से मैं पूछूंगा, अक्सर बच्चे एक बात पूछते हैं कि मैम केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है? देखो, एक तो इनऑर्गेनिक का आपको सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ। इनऑर्गेनिक के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी वो तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसमें भी जो डायपोल मोमेंट जो आपके एंड ट्रेंड्स वगैरह हो गए, पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वहाँ से जो ट्रेंड्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पे रखेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा फिजिकल के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आप वहाँ पर फॉर्मूला शीट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, मोल कॉन्सेप्ट का आएगा ही, है ना। थर्मो के भी बहुत कम लेकिन आते हैं, ठीक। अब जो आपको टफ लग रहा है आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इन सब पे आप फोकस करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शंस हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म है, जीओसी है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इतने में आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। एंड फिजिक्स की बात करें सर,
फिजिक्स में तो देखिए मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 12th के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं लगता है, कॉन्सेप्ट से लगता है। तो नीट वाले बच्चों का मैंने देखा है कि कैलकुलेशन वीक होता है, मैथ्स वीक होता है, कैलकुलेशन वीक होता है, पर कॉन्सेप्ट तो अच्छे होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो पूरा कॉन्सेप्ट वो लोग याद करते हैं कि ऐसा होता है। तो वही चीज़ आपको फिजिक्स का 12th क्लास है। 11th क्लास का मैकेनिक्स में मान सकता हूँ कि आपका थोड़ा वीक हो सकता है। तो 11th क्लास के मैकेनिक्स से वैसे भी क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, वेव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हीट एंड टेम्परेचर आप केमिस्ट्री मतलब जो 11th का सेकेंड पार्ट है वो वैसे भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। तो एक ही चीज़ को आप 2 बार पढ़ें, वहीं से कोरिलेट करके क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई ऐसा उसके लिए अलग से नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। बस 11th का फर्स्ट पार्ट थोड़ा टफ लगता है मैकेनिक्स। उसको अगर आप चाहें तो मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा इग्नोर करें, लेकिन अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो अभी ये सिचुएशन भी नहीं है कि उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो आप उसको अभी भूल जाइए। 11th का सेकंड पोर्शन आप सेकंड पार्ट आप अच्छा रखिए और 12th क्लास को पूरा अच्छा रखिए। 12th क्लास में आप अगर जैसे बात किया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चैप्टर नंबर 1, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेसिस पे रहता है। और सबसे ज़्यादा मतलब मैं यही बात बच्चों को बोलता हूँ कि फिजिक्स में अगर केवल एक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर वो पढ़ के जाते हैं तो उससे आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ उससे 8 क्वेश्चन पूछे गए एक चैप्टर से। 5 क्वेश्चन मतलब कितना मार्क्स हो गया? 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। यहाँ पर तो 50% बच्चों का मार्क्स 20 से नीचे होता है। जो नीट का एग्जाम देते हैं मोर देन 50% बच्चों का मार्क्स फिजिक्स में 20 से कम होता है। यानी सिर्फ एक चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं ठीक से, एक चैप्टर पढ़ने से वैसे सिलेक्शन तो नहीं होगा, पर आप 50% से जरूर आगे हो जाएंगे, रैंकिंग में आप आगे हो जाएंगे रैंकिंग में, ठीक है। वैसे भी 11th का अगर वेटेज देखा जाए नीट में तो 45% है एंड 12th का 55% है एंड कंपेरेटिवली 11th से ज़्यादा इजी होता है 12th। तो अच्छा है कि 12th पे आप ज़्यादा फोकस करें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। कंपेरेटिवली आसान है 11th से एंड मार्क्स भी वहीं से ज़्यादा आएंगे, तो आप उन चैप्टर्स पे अच्छा कमांड रखिए अपना। ठीक है। और दूसरी बात मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि देखिए जो सच्चाई होती है उसको आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप 2-3 ड्रॉप ले चुके हैं और आपका मार्क्स 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, 300 आ रहा है, 350 आ रहा है, 400 आ रहा है, 450 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो बट नेचुरल सी बात है कि वो अब आपका इंक्रीज़ नहीं होगा, चाहे आप कितना भी मल्टीपल ड्रॉप क्यों ना ले लें। हालांकि मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे, या हो सकता है मैम ही मेरे बात से सहमत ना हो, लेकिन जो सच्चाई होती है उसको मानना पड़ता है। और उस केस में आपको जो है ना, मतलब मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनका मार्क्स 400 से नहीं बढ़ रहा, ठीक है, लगातार कंटिन्यू कभी भी नहीं बढ़ रहा, अगर 1-2 बार भी बढ़ गया मतलब आप कर सकते हो, तो आपको प्राइवेट के लिए बजट बनाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। देखो MBBS करना है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अच्छी सुविधाएं जो गवर्नमेंट में होती है वो प्राइवेट में भी होती है। जिसको इलाज करवाना होता है, अच्छा इलाज करवाना होता है तो प्राइवेट में ही जाता है, क्योंकि प्राइवेट में इक्विपमेंट्स अच्छे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि MBBS की पढ़ाई सिर्फ गवर्नमेंट में होती है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप हमसे पेड काउंसलिंग लें, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आप अपने आप को पहचानिए। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप 300-400 तक ही फंसे हुए हैं मार्क्स में, तो आप गवर्नमेंट के लिए बार बार ड्रॉप लेके 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार लेके अपने आप को परेशान मत कीजिए। आप गो टू दी प्राइवेट, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे प्राइवेट कॉलेज से 50% सीट आपको प्राइवेट का है। 1,20,000 अगर टोटल सीट मानते हो MBBS का इंडिया में, तो लगभग 60,000 सीट्स आपको प्राइवेट के लिए, 60,000 गवर्नमेंट का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना बजट देखना है कि आपका बजट वो अलाउ कर रहा है कि नहीं, फैमिली आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट MBBS करना चाहते हैं और पापा को बोले कि पापा आप अपना घर बेच दो, ज़मीन बेच दो, आप अपने जीवन की पूरी कुंजी बेच दो, मेरे पे लगा दो। ये गलत तरीका है, ये तरीका तो सही नहीं। उस केस में तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पर MBBS ही करना है, याद रखना आप। तो प्राइवेट आप अगर कंटिन्यू आप ड्रॉप ले रहे हैं, मार्क्स आपका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और आपका बजट भी अलाउ कर रहा है, फैमिली भी अलाउ कर रहा है, तो आप प्राइवेट के लिए सोच सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये अच्छा है। क्योंकि MBBS में क्या होता है कि आपको कम से कम यहाँ पर 4.5 साल पढ़ना है, 1 साल का इंटर्नशिप है, और आप भी जानते हैं कि MBBS करने के बाद आप एक जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर ही होते हैं। आपको कहीं ना कहीं MD-MS तो करना ही है, उसमें भी आपको 3 साल लगता ही है। यानी कहते हैं कि डॉक्टर को एक अच्छे समय तक पढ़ना होता है, मतलब आपको 8-9 साल लगभग अभी भी स्टडी करना है। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा कि 8-9 साल तक मुझे अभी भी पढ़ना है।
और जितना जल्दी वो शुरुआत हो जाए उतनी ही अच्छा होता है। ये नहीं कि 4 साल 5 साल आप इधर ही ख़राब कर दिए तो फिर वो भी तो वेस्टेज ही है। तो अगर आप के पास बजट नहीं है, फैमिली अलाउ नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो बट नेचुरल से बात है आपके पास तो गवर्नमेंट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो आपको तो गवर्नमेंट के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बजट अलाउ कर रहा है, बहुत सारे ड्रॉप्स हो गए हैं, मार्क्स नहीं आ रहा है फिर भी, तो आप अपने आप को ओवरबर्डन मत डालिए, स्ट्रेस मत डालिए, क्योंकि आप अपने आप को पहचानिए। सच्चाई एक्सेप्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोग से लाइव जुड़ के, है ना। लाइव जुड़ के मतलब हो सकता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, पर बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें डिस्कस करके। नेक्स्ट अपन फिर एक आध वीक में आपसे ज़रूर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। हमारे पॉडकास्ट वीडियोस के लिए आप बिल्कुल इंतज़ार करिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ पर लाइक करके कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।